हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं 8085 प्रोग्रामिंग। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग सिखाई है। आज एक प्रॉब्लम देखते हैं जो बहुत पॉपुलर है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर आज प्रॉब्लम एक 8085 का बनाएंगे जो कि असेंडिंग ऑर्डर का है। मतलब हमारे पास कुछ डेटा एरे होंगे, उस डेटा एरे को हमको करना ये है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो उसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो इसको मैं इस प्रॉब्लम को लिखने से पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा प्रोसीजर किस तरीके का होगा। हम किसी को इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करेंगे और किस किस तरीके से ब्रांच इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। मैं एक डेटा ऑफ एरे लेके रखा हुआ हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं 5 एरे डेटा रखा हुआ हूँ। उस डेटा का पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ करेंगे उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर रखा हूँ मैं 4, 2, 3, 6 एंड 5। यहाँ 5 डेटा मैंने लिया हुआ है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम सेट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कितने काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी हमको और कितने लूप की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमको 2 काउंटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको बार बार एक ही डेटा को बार बार कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है कि वो छोटा है या बड़ा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 5 डेटा यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एक पहली डेटा को यूज़ करना है। पहले डेटा को यूज़ करते हुए नीचे जो डेटा है उसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से हमको ये चेक करना होगा कि ये डेटा बड़ा है या छोटा है। इसका डिसीजन लेके हम यहाँ पर एक कैरी फ्लैग के थ्रू हम इसका चेक करते हैं कि वो बड़ा है या छोटा है। उस चीज़ को चेक करते हुए हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारा यहाँ पर 4 बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 बड़ा है 2 से। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला जो हमारा कंपैरिजन का जो पहला टास्क था उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो यहाँ कोई चेंज नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट इसी एरे को अगेन हम इस 4 नंबर ऑफ 4 जो हमने इसको यूज कर रहे 4 का कंपैरिजन का यहाँ पर हमने देखा कि 2 के साथ किए। अब इसके बाद हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी एरे को मैं वापस से लिख रहा हूँ 4, 2, 3, 6 एंड 5। इस तरीके से इस डेटा में अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमको यहाँ पर अब 2 और 3 में कंपेयर करेंगे। तो 2 और 3 में हम देख रहे हैं कि 2 हमारा छोटा है 3 से। तो हमको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इस डेटा को इंटरचेंज करेंगे। ये वाली डेटा यहाँ आएगी, ये वाली डेटा यहाँ जाएगी। तो इस डेटा को पहले होल्ड कर लेंगे हम इस रजिस्टर में और उसके बाद इस 3 को हम इस मेमोरी लोकेशन में प्लेस कर देंगे। हमारे पास 2 पहले से अवेलेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका कंपेयर करके इसको इंटरचेंज कर दिए। तो हमारा इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होने के बाद हम फिर से कंपेयर करेंगे इसको। तो यहाँ चेंज होने के बाद हमारे पास मान लीजिए फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 5। तो यहाँ पर अभी देखें तो हमने इनको एक दूसरे से इंटरचेंज करते हुए चेक किए। अब यहाँ पर हम इन दोनों के बीच चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच का चेक करने पर हम लोग का ये डेटा बड़ा या छोटा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों को हमको चेंज करना होगा। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पर इंटरचेंज करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आगे एक और एरे हम फिर से चेक करते हुए ये 4, 3, 2 यहाँ पर इंटरचेंज हो चुका है। तो हमको यहाँ पर 6 करना होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पर इन दोनों का चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन इसके साथ होगा। तो इन दोनों के साथ चेक करेंगे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 हमारा 5 से छोटा है। तो 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो हमारा दूसरा एरे बनेगा 4, 3, 6, 2 अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो कंपैरिजन हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 टाइम्स हमने यहाँ पर इसका चेकिंग किया है। तो फर्स्ट चेकिंग को यहाँ पर हम काउंट करेंगे। ये पहला हुआ काउंटर, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इस तरीके से हमको ये एक स्टेप हुआ कि हम एक नंबर का चेंज, फिर दूसरा चेंज, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से हम ये चेक करते हुए चले जाते हैं और हम यहाँ पर 4 टाइम्स चेक कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 बार। जैसे ही हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है तो इसको बोला जाता है एक लूप। हम यहाँ से लेके यहाँ तक
एक काउंटर के थ्रू चलाएंगे। ये जो चेंज और इंटरचेंज वाला जो प्रोसेस है, इसका काउंटिंग हम काउंट करते जाएंगे और ये मैक्सिमम हमारा 5 टाइम्स ही जाएगा। तो 5 टाइम्स हम इसको काउंटर को चलाएंगे। वैसे ही हमारा ये टास्क जो एक प्रोसीजर हमारा जो चेक करने का यहाँ तक आया, अब यही लूप को फिर से अगेन इसी तरीके से वापस हम पहली वैल्यू से चेक करेंगे। मतलब अगेन हम यहाँ से अब पहली वैल्यू को फिर से होल्ड करेंगे, फिर इसका चेकिंग करेंगे इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों के साथ। तो इस तरीके से हमको ये एक लूप हुआ। वैसे सिमिलरली एक और करेंगे, तो ये कितने काउंटर हमारे चलेंगे? 5 टाइम्स चलेंगे। मतलब हमारे पास जितनी वैल्यूज होती है हम उतने बार इसके काउंटर को चलाते हैं। तो जितने बार हमारा काउंटर चलेगा, एक लूप ये इसको चलाने के लिए होगा और इसी टास्क को कितने बार हमको चलाना है उसका एक और काउंटर होगा। तो इसका मतलब ये कि हम 2 बार काउंटर चलाएंगे। इसका मतलब मान लीजिए ये हमारा एक लूप खत्म हो गया। अब इसी डेटा को मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा डेटा जो है चेंज होकर एक साइकिल में हमारा चेंज होकर वैल्यू हमारी चेंज हो गई है। वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3, 6, 5 और 2। 3, 6, 5 और 2 इस तरीके से हम लिखकर इसका सेकंड लूप को भी हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि सेकंड लूप में भी कौन कौन सा प्रोसीजर और कौन कौन से तरीके से हम इसको चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम यहाँ पर फिर से पहली वैल्यू जैसे हम पहले चालू किए थे वैसे ही फिर से यहाँ पर उनको वापस चालू किया जाएगा सेकेंड टाइम के लिए। इसको अगेन भी यहाँ से चेक किया जाएगा क्या 4 और 3 बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, यहाँ पर नो चेंज हो जाएगा। ये दूसरा लूप में हम देखेंगे 4, 3, 6, 5 और 2। इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो 3 और 6 में देखेंगे तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हमारा नया आ जाएगा 4, 6, 3, 5 और 2। तो इस तरीके से ये हो गया। अब उसके बाद अगेन यहाँ पर चेक किया जाएगा तो यहाँ पर भी चेंज होगा। तो चेंज करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू को, दोनों चेंज होगा तो हमारी नई वैल्यू बनेगी 6, 5, 3 and 2। इस तरीके से हमारे पास ये आगे वैल्यू। अब इसके बाद हम दोनों चेक करेंगे 3 और 2 में। यहाँ पर 3 और 2 में नो चेंज होगा, नो चेंज, और हमारी जो वैल्यू नई वैल्यू बन जाएगी इस तरीके से हमारे पास 4, 6, 5, 3 और 2। इस तरीके से हमारे पास ये सेकेंड लूप भी कंप्लीट होता है। जो हम पहला लूप को ये 5 टाइम चलाए थे वैसे सेकेंड लूप को भी 5 टाइम चलाएंगे, थर्ड लूप को भी 5 टाइम, और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 हम 5 टाइम्स अगर ये लूप को चलाएंगे तो हमारा जो 5 एरे ऑफ डेटा है वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पर 2 काउंटर चलाने की जरूरत पड़ रही है, जो कि ये इंडिविजुअल इंटरचेंज वाला लूप और इस इंटरचेंजिंग लूप को कितने बार चलाना है वो वाला लूप। तो 2 लूप को हमको चलाना है 2 काउंटिंग के हिसाब से। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ चेंज करने का एक प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के लिए मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसको बार बार लूप को चेंज करते जाएंगे और काउंटर को वैसे ही डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ये फर्स्ट काउंटर होगा, तो सेकंड काउंटर में एक माइनस काउंटर माइनस होगा, दूसरा काउंटर एक और माइनस होगा, तीसरा काउंटर माइनस और चौथा काउंटर माइनस होगा। तो यहाँ पर मैं काउंटर को 2 नाम दे देता हूँ, काउंटर 1 और काउंटर 2। तो काउंटर एक 1 होगा और एक काउंटर 2 होगा। तो काउंटर 1 और काउंटर 2 मतलब ये काउंटर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल रहा है वो काउंटर 1 है, और जो इसी लूप को जितने बार हम चलाएंगे उसको बोलेंगे काउंटर 2। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लीजिए काउंटर 1 को मैं बी रजिस्टर में स्टोर करूंगा और सी रजिस्टर में काउंटर 2 को स्टोर करूंगा। मतलब काउंटर 2 और काउंटर बी और काउंटर सी हमारा जितने डेटा होते हैं उतने बाद हमारा काउंटर चलता है। तो इस चीज को हम यहाँ पर रखते हुए डेटा का सर्चिंग करेंगे। तो अब हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमको इस तरीके के प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एरे ऑफ डेटा है जो कि मेमोरी लोकेशन मान लीजिए C000 से हमारा काउंटर चालू हो रहा है और हमारे पास 10 डेटा है। 10 डेटा मीन्स C0 A तक हमारे पास डेटा है। इन डेटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। हमको डेटा पता नहीं है बट हमको यहाँ पर वो डेटा अवेलेबल है हम ये मान ले रहे हैं, और इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर में
प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है C000 और हमारा लास्ट एड्रेस है C00A। ए का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में हमारा 10, जो डेसिमल में हम कन्वर्जन करते हैं तो हमारा 10, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा C00A तक पहुँचेगा। अब हमको करना ये है कि इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इस पहले मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर लेते हैं। उस मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके कंपेयर करेंगे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के साथ। इस मेमोरी लोकेशन के साथ उसका नेक्स्ट एड्रेस है हमारा C001। तो हमको कंपेयर करना है इन दोनों डेटा के बीच। तो इन दोनों डेटा के बीच अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा वो डेटा बड़ा है या छोटा है, इस चीज को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मैंने काउंटर को बताया था, काउंटर इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो मैं काउंटर बी और काउंटर सी को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले बी काउंटर में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखना होगा MBI B, 09। तो 09 मतलब हमको जो यहाँ पर 10 वैल्यूज दी गई है, तो 10 वैल्यू से 10 से एक कम, मतलब हमको 9 बार इस काउंटर को चलाना है। क्योंकि पहला इनिशियलाइजेशन जब हम करते हैं तो पहली बार हमारा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहला लूप हमारा इनिशियलाइज पहले से होता है। इसलिए हमको एक काउंटर कम चलाना पड़ता है। 10 अगर हमारे पास डेटा है तो हम 9 टाइम्स चलाएंगे, अगर 20 डेटा है तो 19 टाइम्स चलाएंगे, अगर 100 डेटा है तो हम 99 टाइम्स चलाएंगे। तो इस तरीके से हमको काउंटर को यह ध्यान रखना होता है कि हम उसका इनिशियलाइजेशन किस वैल्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काउंटर 9 हमारा इस तरीके से काम करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसके वैल्यू को जो कि मेमोरी लोकेशन है जो उसको हम H में यूज करेंगे, क्योंकि मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं M। तो M हमारा HL पेयर से होल्ड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LXI H, ये शुरुआत का जो मेमोरी लोकेशन है हमारा उसे यूज करेंगे C000। तो हमारा H इनिशियलाइज हो गया है, हम इस वैल्यू से हमको इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड काउंटर को जो कि हमारा 5 टाइम्स इसको चलाना है उस काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MOV MBI और यहाँ पर C,09। इसको भी एक कम काउंटर चलाया जाएगा। एक कम मतलब यहाँ पर 10 हमारे पास है तो हम इसको भी 9 टाइम्स ही चलाएंगे। तो हमारे यहाँ पर काउंटर सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर कंपेरिजन के लिए हम यहाँ पर अब प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ की डेटा चाहिए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MOV A,M। तो MOV A,M करेंगे तो इससे होगा ये कि हमारा इस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। तो एक्यूमुलेटर के अंदर चले जाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के साथ हमको उसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम पहला जो मेमोरी लोकेशन था हमारा C000, अब दूसरा मेमोरी लोकेशन हमको C001 चाहिए। तो हमको इस मेमोरी लोकेशन को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे INX इंक्रीमेंट। ये INX का मतलब 16 बिट का डेटा इंक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H रजिस्टर। तो हमारा H रजिस्टर इनिशियलाइज हो जाएगा, इंक्रीज होकर हमारा डेटा की वैल्यू C001 हो जाएगी। अब इसके बाद हमको कंपेयर करने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे CMP कंपेयर। कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयर हमको मेमोरी लोकेशन के साथ करना है। कंपेयर M लिखेंगे। तो कंपेयर M लिखने मतलब इस मेमोरी लोकेशन का अभी होल्ड करा हुआ डेटा हमारा एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर होगा। तो जैसे ही कंपेयर होगा तो कंपेयर होने के बाद हम यहाँ पर जानते हैं कि कैरी फ्लैग सेट और डिसेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे JC। JC लिखेंगे। JC का मतलब होगा कि अगर A की वैल्यू बड़ी है जो मेमोरी लोकेशन हमको दिया जा रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन में हमारा डेटा रखा हुआ है क्या वो बड़ा है या छोटा है, उसका हम लोग चेक करेंगे। तो अगर ये हमारा वैल्यू बड़ी होगी तो हम इसको डाउन करेंगे, मतलब सॉरी हमारा A की वैल्यू अगर छोटी होगी तो हम डाउन करेंगे, उसमें डाउन करेंगे, उस नए मेमोरी लोकेशन में डाउन करेंगे जहाँ पर हमको नो चेंज का होता है। अगर हमको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए JC जो लिखिए, अगर हमारा वैल्यू छोटी है, अगर ये हमारा ये प्रोग्राम अगर हमारा चल रहा है तो हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज करने का प्रोग्राम को लिखेंगे। तो इंटरचेंज करने के प्रोग्राम हम लिखते हैं यहाँ पर मूव। एक रजिस्टर में डेटा को होल्ड कर लेंगे। कौन सी डेटा? ये वाली डेटा को हम होल्ड कर लेंगे जो हमारा ये इसके एक्यूमुलेटर में रखा हुआ था डेटा, जो पहली वाली डेटा हम उसको होल्ड करेंगे।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर 4 को सबसे पहले एक रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं, एक डेटा में रजिस्टर कर लेंगे, मेमोरी से उठाकर उसको रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद मूव करेंगे एक्यूमुलेटर में भी वही मेमोरी में एक्यूमुलेटर के डेटा को डाल देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये मेमोरी लोकेशन है इसको डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि अब ये डेटा को हमको यहाँ पर भेजना है, इस डेटा को यहाँ पर भेजना है, तो हमको इस मेमोरी लोकेशन को एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस मेमोरी लोकेशन में वापस आए। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीमेंट DCX H। तो हमारा मेमोरी लोकेशन का जो H पेयर है, H पेयर का डेटा हमारा माइनस होगा और हमारा ये C001 हमारा C00 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेमोरी लोकेशन H जो होल्ड करता है वो कम हो जाएगा। अब उसके बाद हम मूव करेंगे, मूव M, D, तो D की वैल्यू M में चली जाएगी, मतलब हमारा ये 5 वैल्यू है 4 की जगह चला जाएगा, लेकिन ये 4 हमारा एक्यूमुलेटर में अभी भी सेव है। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज करने के लिए प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा वो जो काउंटर है, अभी इस चीज को हम लोग अगर बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो ये काउंटर है, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप कि हम इन दोनों मेमोरी लोकेशन के बीच अगर हम लोग इंटर या चेकिंग करेंगे अगेन, तो उसके लिए हमको यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ जाएगा, उसको वापस से हम उसको ऊपर भेजेंगे। तो उससे पहले हम लोग को यहाँ पर करना ये होगा कि वापस इस डेटा को वापस से दूसरे मेमोरी लोकेशन के साथ हमको चेक करना होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो डेटा है, जो डी का वैल्यू मेमोरी लोकेशन हमने इसमें प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये कि हमारा जो काउंटर है उसको आप एक डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप हमने खत्म कर लिया। तो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जितना एक्सप्लेनेशन दे रहा था, इसका एक काउंटर को कम करेंगे। तो काउंटर 2 जो हम लोग यूज कर रहे थे, जो कि हमारा ये काउंटर है, इस काउंटर को हम एक डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे प्रॉब्लम को लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे DCR काउंटर C को हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे। अब जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो हमको यहाँ पर पता करना होगा कि हमारा ये काउंटर 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर JNZ लिखेंगे। JNZ लिखने से हमारे यहाँ पर चेक करेंगे क्या काउंटर हमारा 0 हुआ है कि नहीं। अगर काउंटर 0 नहीं हुआ है तो हमको इस लूप को वापस हमको यहाँ पर पहुँचाना होगा कि हम इस लूप को वापस से इस मेमोरी लोकेशन तक हम लोग यहाँ पर वापस लेके आएंगे, ताकि हमारा अगेन इंटरचेंज वाला प्रॉब्लम। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस वैल्यू में इस मेमोरी लोकेशन आप 2 में पहुंचाएंगे, इस वैल्यू तक हम यहाँ पर उसको लेके जाएंगे। तो वहां से हम लोग का ये काउंटर चालू होगा वापस से। तो इस तरीके से हम मेमोरी लोकेशन जो JNZ लिख के हमने यूज किया, इस काउंटर यहाँ तक हम लोग इसको चलाएंगे। लेकिन एक काउंटर हमारा जो JNC जो लिखा हुआ है, JNC जब यहाँ पर हमने इस काउंटर को यूज किया था, तो उस समय अगर हमारा काउंटर स्किप करता है तो उस समय हमको डाउन में जाना होगा। डाउन में हमने जो प्रोग्राम लिखा है, डाउन में एक प्रोग्राम जहाँ से हम लोगों को काउंटर की वैल्यू जो कि हमारा B का जो काउंटर हमने चला रहा है, उस B को भी हम लोगों को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस लूप के बाद B काउंटर और यहाँ पर JNZ हम लोग यहाँ पर अगेन चेक करेंगे कि हमारा B का काउंटर अगर डिक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, उस चीज को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो इसको आप लिखेंगे 1 और इसको हम यहाँ इस लूप को हम यहाँ से चालू करेंगे अब 1 से यहाँ इस काउंटर से, ताकि हम यहाँ पर इंटरचेंज वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा और ये डिक्रीमेंट जो हमारा ये डाउन काउंटर है, अगर हमारा ये इंटरचेंज वाला प्रॉब्लम को अगर हम लोग नहीं करना है, अगर हमारा वैल्यू इक्वल है, मतलब हमारा A की वैल्यू अगर हमारी बड़ी होगी मेमोरी में रखे हुए डेटा के साथ, तो हमको इसको स्किप करना होगा। हम इंटरचेंज नहीं करेंगे और हम डायरेक्टली यहाँ पर डाउन में आएंगे और इस वैल्यू में हम लोग यहाँ पर जाकर इसको डिक्रीमेंट करेंगे और सारी वैल्यू को चेक करते हुए हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और हमारा ये
प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से इनिशियलाइज हुआ था बी का काउंटर और यहाँ से हमने एच की वैल्यू को फिर से चालू किया था। ये जो पी काउंटर जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है ये उस वैल्यू को बता रहा है कि हम 5 टाइम जो इंटरचेंज करते हुए बढ़े थे उस स्टेप को कितने बार करना है। तो वैसे हमको यहाँ पर क्योंकि 10 डेटा दिया हुआ है तो 10 डेटा का हमको इंटरचेंज करते हुए हम 9 टाइम्स चलते हैं, लेकिन इसी स्टेप को हम लोग 9 टाइम्स चलाना है वापस उसी मेमोरी लोकेशन से। हम इंटरचेंज करते फिर से यहाँ से फिर से चालू करते हैं, वापस चेक करना है। तो वो स्टेप को हम लोग 9 टाइम्स करना है। तो वो चीज़ को हमको यह काउंटर हमको जो बी काउंटर हमको बताता है। तो इस तरीके से हम ये असेंडिंग ऑर्डर का हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आता है, मतलब हमको पूरी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो हमारा जो ये यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम को जंप जो करते हैं, जो कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पर हमको बस ध्यान देना होता है कि हमारा वैल्यू जो कंपेयर करने के बाद क्या है, ये 0 हो रही है तो यहाँ पर GNC लिख देंगे। तो उस केस में हमारा अगर हमारा वैल्यू छोटी होगी तो हम यहाँ पर नीचे जा रहे थे, इस केस में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर JNC लिख देंगे तो उस केस में हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज तभी होगा जब वो हमारा A की वैल्यू छोटी होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे जो 8085 रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग नए प्रोग्राम के थ्रू मैं और भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।